कहानी खुशबू की जुबानी। अविनाश ने मुझे हाई स्कूल में तोड़ दिया था, मेरे साथ नशे में गलत काम करके। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि वह भी टूटा हुआ था, नष्ट हो चुका था। जब उससे दोबारा मैं इंटर्नशिप करने समय मिली, मुझे एहसास हुआ वो किस हद तक टूटा हुआ था। मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती थी क्योंकि मैं उसे पसंद करती थी। अविनाश बहुत अच्छा इंसान है, उसने 2 बार मेरी इज्जत बचाई थी। नशे में की हुई गलती की सजा मैं उसे नहीं देना चाहती थी और पता ही नहीं चला कब मैं और अविनाश एक हो गए। मेरी जिंदगी में खतरों की कमी नहीं थी। भले ही मैं न्यूयॉर्क से भागकर टेक्सास आ गई थी, पर मेरे सौतेले पापा यहाँ मुझे नजर आए थे, जो कि मुझ पर हाथ उठाया करते थे। पर एक दिन पहले मुझे बुक स्टोर में जेम्स मिला, जो मेरे पापा को ढूंढ रहा था क्योंकि मेरे पापा ने उससे उधार लिया था। उस वक्त अविनाश ने मेरी हिफाजत की थी, लेकिन हम दोनों को डर था कि वह मुझ तक दोबारा पहुंचने की कोशिश करेगा। आज दोपहर के बाद मैं बुक स्टोर में दोबारा से काम कर रही थी। अविनाश से मुझे एक कॉल मिला और मेरे होठों पर मुस्कान आ गई जब मैंने देखा स्क्रीन पर उसका नाम आया। यह लड़का मुझे 7 बार कॉल किया जब मैं स्टोर के अंदर आई हूँ। उसे चिंता है कि जेम्स यहाँ दोबारा से आएगा, जबकि वह मजबूर है ऑफिस जाने को। जॉर्ज ने कुछ फाइल देनी थी। सही है, जब से हम इस कंपनी में काम शुरू किया है, कई अर्जेंट मामलों में वीकेंड में भी ऑफिस जाना पड़ता है। अविनाश मुझसे पूछ रहा था क्या मेरा पार्ट टाइम जॉब करना अब जरूरी है। ईमानदारी से कहूँ तो मेरा यहाँ पर काम करना पैसों के लिए अब जरूरी नहीं है। इंटर्नशिप से मेरी जो सैलरी है वह काफी ज्यादा है, जिससे मैं अपने लिए बचत भी कर सकती हूँ। और मैं भी सोच रही हूँ कि यह पार्ट टाइम जॉब छोड़ दूँ, कम से कम इस महीने के अंत तक मैं करना चाहूंगी। मैंने कॉल उठाया तो अविनाश की आवाज मेरे कानों में गूंजी। मुझे माफ करना, मैं ऑफिस में फंस गया हूँ। जितनी देर मैं उम्मीद की थी उससे भी ज्यादा, उसने कहा। उसकी आवाज में ग्लानि थी। जॉर्ज चाहता था कि मैं उसे कुछ डॉक्यूमेंट समझाऊं, इससे पहले कि वह डॉक्यूमेंट वह नए एसवीपी को जमा करे, और मैं फिलहाल रास्ते में हूँ। मैं मुंह दबाकर हंसी। कोई बात नहीं अविनाश, अपना समय लो। क्या तुम्हारा शिफ्ट खत्म हो गया है? उसने पूछा। हाँ, बिल्कुल सही समय में, मैंने कहा। अच्छी बात है, मैं लगभग पहुंच रहा हूँ। 5 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, अविनाश ने कहा। इतना कहते ही हमने फोन रखा और मैं सांस छोड़ी। जब मैं अपना लॉगबुक पूरा लिखकर खत्म की और उसे बंद किया, मेरे पीछे मेरी सब्स्टिट्यूट किरण मेरे सामने आई। वह भी एक कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक मेरी तरह। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड हमेशा की तरह तुम्हें यहाँ लेने आने वाला है? वह मुस्कुराई। मैं सर हिलाते हुए उसे देखकर मुस्कुराई और उसने मुझे आंख मारी। यह कितनी अच्छी बात है, मैं उम्मीद करती हूँ मुझे भी कोई ऐसा ही मिले, उसने मजाक किया। मैं अपना फोन अपने बैग में रखी और उसे बाय कहकर मैं दरवाजे से बाहर निकली और खुली हवा में सांस लेने लगी। अविनाश का इंतजार करने लगी, जो कि किसी भी पल यहाँ आ जाएगा। जब मैं अपने ख्यालों में खोई हुई थी हम कहाँ पर लंच करने जाएंगे, कि तभी कोई बहुत जोर से मुझसे टकराया। मैं लगभग गिरने को हुई और मैं कुछ नहीं कर सकी जब वह इंसान मेरा बैग छीन लिया और दौड़कर भागने लगा। मेरी आंखें चौड़ी हो गई सदमे में जब मैं उसे भागते हुए देखा, मेरा बैग लेकर। हे, मैं चिल्लाई। मेरे अंदर गुस्सा भरने लगा। उसे वापस करो। मुझे पता नहीं मुझ पर क्या सवार हो गया था, पर मुझे उस चोर पर बेहद गुस्सा आ गया था और मेरे अंदर जल्दबाजी थी। जो कुछ भी मेरे बैग के अंदर है उसे वापस पाना था, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। मेरे पैरों से जोर से आवाज आने लगी जब मैं उसका पीछा कर रही थी। भगवान, वह मुझसे ज्यादा तेज हो सकता है, पर मैं उम्मीद कर रही थी कि वह मेरी नज़रों से गायब ना हो जाए। मैं पागल हो रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं सही कर रही थी या नहीं। यह खतरनाक हो सकता है और मैं बाद में अफसोस कर सकती हूँ, पर फिर भी मैंने अपने पैरों को नहीं रोका। महिलाएं, प्लीज़ यह घर पर ट्राई न करें। दौड़कर एक गली में घुसा और मैं उसके पीछे पीछे आई। जब तक मैं अंदर आई मैं पहले ही हाँफ रही थी और मेरी सांस गले पर अटक गई थी जब मैं अपने सामने उस आदमी को खड़ा पाया, जेम्स। उसके मुंह से एक उपहास निकला। क्योंकि तुम्हारे पापा ने मेरे पैसे लिए हैं तो यह सही रहेगा कि मैं तुम्हारे पैसे लूं। उसने मेरा वॉलेट निकाल लिया और मेरा पर्स को जमीन पर फेंक दिया। उसके चेहरे पर नखरे की मुस्कान आ गई जब वह मेरे वॉलेट से पैसे गिनने लगा और उसके बाद उसने वह पैसे अपने जींस के पिछले पॉकेट में रख लिया। मुझे मन किया कि मैं उस आदमी को एक पंच मारूं। मेरे वॉलेट के साथ छेड़खानी मत करो, यह मेरे पैसे हैं। यह पैसे मैंने खुद कमाए हैं और इसमें मेरे जरूरी कार्ड भी है, इसे वापस करो, मैं चिल्लाई।
उसने पैंट के पिछले पॉकेट में पहुंचने की कोशिश की पर बेकार गया, बल्कि जेम्स ने मुझे गली की दीवार के खिलाफ धक्का दिया और मेरी पीठ उससे टकराया। अब मेरा दिल तेजी से सीने में धड़कने लगा था। तुम एक मुसीबत हो, क्या तुम नहीं जानती? वह फुफकारा और मैं निगलने लगी। अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? अब मुझे एहसास हुआ मेरा शरीर कांप रहा था, मेरे पैर कमजोर पड़ रहे थे, वह किसी भी वक्त मेरा साथ छोड़ने वाले थे। मैं क्या कर रही हूँ? यह स्थिति थी जो मेरे डर को वापस ला रही थी, जो मेरे अंदर के खराब को बाहर ला रही थी, जो सिर्फ मुझे याद दिला रही थी मैं कितनी असहाय हूँ। और यह सब तारक की वजह से है। मैं खौफ खा गई जब जेम्स ने अपने पॉकेट से छुरा निकाला और मेरे चिबुक पर रखा। हे भगवान, मैं खुद को किस मुसीबत में डाल दिया? मेरी बातें सुनो। जेम्स की आवाज ठंडी और धीमी थी। तुम्हारे पैसे मेरे हाथ में हैं और तुम कुछ भी नहीं कर सकती। उसने फिर से नखरे की मुस्कान दी। अब बताओ वह घटिया आदमी कहाँ पर है? उसने अपनी आवाज़ ऊंची की और मेरी त्वचा में ठंडी और तेज चाकू की नोक को महसूस करने लगी। मेरे मुंह से हल्की सी आवाज़ निकली। वह कहाँ है? वह चिल्लाया। मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा। उसके बाद से मैं उससे नहीं मिली। तारक को देखना यह आखिरी चीज है जो मैं चाहूंगी। जेम्स मेरे पास आने लगा, मुझे दीवार में किनारे करने लगा, अभी चाकू से मुझे धमका रहा था। देखते हैं, मैं बहुत सारी चीज कर सकता हूँ तुमसे उगलवाने के लिए। क्या तुम चाहती हो कि मैं रूखे तरीके से तुम्हारे साथ यह करूं? उसने मेरे चिबुक को काफी रूखे अंदाज से पकड़ा। मैं अविश्वास से उसे देखने लगी और दर्द से कराही। तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ नहीं है लड़की, उसने उपहास किया। यह तुम्हें इस बार नहीं बचा पाएगा जैसे पिछले बार बचाया था। वह घृणा से कहा। तुम्हारा सिपाही कहाँ है? ठीक यहाँ हूँ। कुछ ही सेकंड की बात थी कि अविनाश की मुट्ठी उसके ऊपर टकराई, जिससे वह सीधा ठंडे जमीन पर गिरा और चाकू उसके हाथ से नीचे गिर गया। इससे पहले कि जेम्स कुछ समझ पाता, अविनाश ने दोबारा से मारा। थोड़ा भी समय नहीं दिया कि जेम्स अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो पाए। आक्रोश अविनाश के चेहरे पर फैल गया। वह अपनी मुट्ठी से फिर से उसके चेहरे पर फेंका। उसके मुंह से खून आने लगा। अविनाश उसके सीने में एक लात जमाया, इससे पहले कि उसका कॉलर पकड़कर उसे खींचता। अविनाश, मैं हकलाई, पर उसे देखकर पता चल गया था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती उसे रोकने के लिए। जेम्स के चेहरे पर डर छा गया। उसने आत्मसमर्पण के भाव से हाथ ऊपर किया। यह कोई पर्सनल नहीं है। जेम्स हकलाया। यह मेरे लिए पूरा बिजनेस है। अविनाश का जबड़ा टाइट हो गया, उसकी मुट्ठियां कांपने लगी। वह उसे दोबारा से मारने के लिए तैयार हो गया था। दुर्भाग्यवश यह मेरे लिए पर्सनल है, अविनाश दांत दबाकर कहा, क्योंकि तुमने मेरी लड़की के साथ उलझने की कोशिश की। इतना कहते हुए उसने फिर से उसे मुक्का जमाया और उसे मारता रहा और मैं डर कर वहीं पर खड़ी खड़ी देखती रही। आखिर हम तीनों पुलिस स्टेशन में थे। शुरू में मुझे लगा था अविनाश उसे तब तक मारेगा जब तक वह खून से नहा नहीं जाता, पर मुझे खुशी है कि अविनाश इतने होश में था कि उसे आखिरकार पुलिस स्टेशन में लेकर आया। फिलहाल के लिए मैं चैन की सांस ले सकती थी क्योंकि वह अभी जेल में था अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से। हालांकि जितनी देर तक हम पुलिस स्टेशन में थे मैं काफ़ी घबराई हुई सी थी क्योंकि अविनाश पूरे टाइम गुस्से में लग रहा था, और मेरा मतलब जेम्स नहीं बल्कि मुझ पर। यहाँ तक कि वह मुझे देखना भी नहीं चाहता था। जब मैं उसके बाजू को हल्का सा दबाया था और पूछा था क्या गलत है, उसके जबड़े टाइट हो गए और उसके होंठ में एक पतली लकीर बना ली। हे भगवान, यह मुझ पर गुस्सा है। हाँ ठीक है, मैंने गलती की थी जब मुझे इस तरह से जेम्स के पीछे अपनी बैग के लिए नहीं दौड़ना चाहिए था। मैं आखिर सोच क्या रही थी? मुझे पता था कि मैं उसका पीछा भी करूंगी, फिर भी अपना बैग वापस हासिल नहीं कर पाऊंगी। मैं बस खुद को मुसीबत में डाल दिया था। मेरे जीतने की संभावना क्या थी? अगर हम आपस में लड़ते तो उससे भी खराब होता अगर जेम्स का कोई साथी गली में मेरा इंतजार किया होता। घर वापसी के सफर में एकदम शांति थी। मैं निगलने लगी जब अविनाश स्टीयरिंग व्हील को इतना कसकर पकड़ा था कि उसकी उंगलियां सफेद लग रही थी। उसे देखकर लग रहा था बहुत मेहनत कर रहा है अपने गुस्से को दबाने का। जब वह ड्राइव कर रहा था, लेकिन फिर उसके मुंह से कुछ कोसने की आवाज आई। जब दूसरे ड्राइवर थोड़ी भी गलती कर रहे थे, वह स्टीयरिंग व्हील को रूखे तरीके से घुमा रहा था, अपने हाथों से अपने बालों को सहला रहा था। अविनाश, मैं अपने सीट बेल्ट को पकड़ते हुए कही, धीरे चलाओ। मैंने
इससे पहले कभी नहीं देखा था। उसका गुस्सा मेरी ओर था और यह मुझे डरा रहा था। यह अच्छा नहीं है। और जब आखिरकार हम घर पहुंचे, वह कार से उतरा और जोर से दरवाजे को बंद किया और तूफान की गति से घर के अंदर चला गया। मैं उसके पीछे पीछे जाने लगी, उसकी स्पीड के साथ खुद को ढालने की कोशिश करने लगी। दरवाजे से अंदर आकर मैंने दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। अविनाश मेरी ओर पलटा और मेरा दिल धड़कने लगा जब वह मुझे घूरने लगा अपनी तीखी आंखों से। तुमने वह क्यों किया? अच्छा, तो हम यहाँ हैं। मैं निगलने लगी। तुमने उसका पीछा क्यों किया? वह चिल्लाया। तुमने क्या सोचा था कि अगर मैं ठीक समय पर स्टोर के पास नहीं आता तो क्या होता? तुम्हें पता है मैं कैसा महसूस किया था जब मैं तुम्हें उस गली के अंदर जाते हुए देखा। उसे देखकर लग रहा था वह कुछ चीज तोड़ना चाहता है। उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी। मैंने मुंह खोला पर कुछ भी नहीं निकला। अविनाश कांपने लगा। मैं दोबारा से कोशिश की। काफी कमजोर आवाज मेरे मुंह से निकली। मैं आवेग पूर्वक किया। मेरा अनुमान है मैं गुस्से में थी। मैं बीच में रुकी और उसके चेहरे के खतरनाक दृष्टि को देखकर सोचने लगी, क्या यह बहस जारी रखूं? मुझे माफ करना, मैं फुसफुसाई। आखिर हार मान ली, यह जानकर कि मैं उसे कितनी चिंता में डाल दिया था। मुझे थोड़ा और सावधान होना चाहिए था। उसकी जीभ ने मेरे मुंह पर आक्रमण किया और काफी जुनूनी तरीके से वह मुझे चूमने लगा। उसमें गुस्सा और हवस थी। तुमने क्यों मुझे इतनी फिक्र करने में मजबूर किया? वह किसके बीच में बोला और मुझे और कस के अपने करीब खींच लिया। वह मेरे बालों के गुच्छे को पकड़ा, मेरे माथे को थोड़ा सा टेढ़ा किया और फ्रेंच किस करने लगा, जबकि दूसरा हाथ मेरे जींस को खोलकर उसे उतार दिया। जब मेरा दिमाग ख्यालों में भरा हुआ था कि कितने कठोर तरीके से वो मुझे चूम रहा था, उसने मेरे निचले कपड़े उतार फेंके और अपनी उंगली डाल दी। वह जिस तरीके से मुझे चूम रहा था, मैं पहले ही पानी पानी हो रखी थी। मेरी सिसकी निकली और उसने अपना मुंह मुझसे दूर कर दिया और मेरे गले पर अपने मुंह से हमला किया। मैं पूरी तरीके से अवगत थी कि मैं लिविंग रूम में उसके साथ हूँ। वह मेरे साथ क्या करना चाहता है? क्या आज मुझे इस तरीके से गुस्सा दिखाएगा? मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा जब यह सारे ख्याल मेरे अंदर आने लगे थे। मैं उसके पीठ को पकड़ रखा था जब वह अपनी उंगली गहराई में डाल रहा था। खुशबू, उसने फुफकारा। उसकी आवाज से अभी लग रहा था कि बहुत ज्यादा आक्रोश में है। दोबारा से ऐसा मत करना। उसके आवाज में निराशा थी। मुझे दिखा रहा था कैसे वह एक ही वक्त पर गुस्सा और कमजोर हो सकता है। मेरे कंधों को पकड़कर अभी मुझे सामने रखा था और प्रोटेक्शन निकाला। लगाओ इसे, आदेश दिया। मैंने उसकी मदद की जब वह एक लंबी और कठोर चुंबन मुझे देने लगा, तब तक जब तक मुझे सांस लेने में दिक्कत नहीं होने लगी। वह दूर हटा, मैं हाँफने लगी। उसका चेहरा कठोर हो गया। उसकी खूबसूरत और तीव्र दृष्टि मेरे अंदर घुसने लगी। दोबारा कभी मुझे इस तरीके से फिक्र मत करवाना। इतना कहते हुए वह मेरे अंदर समा गया। काफी तीव्र और काफी कठोर था। मेरी सांस गले में घुटने लगी जब मैं सहारे के लिए उसके कंधे को पकड़ा था। वह अभी जो कर रहा था, मेरे पैर कमजोर पड़ने लगे थे कि मैं गिर जाऊंगी, पर उसने ऐसा नहीं होने दिया। मुझे ऐसे पकड़ा था जैसे उसकी जिंदगी मुझ पर निर्भर करती है। मुझे महसूस हुआ मैं सुख से किसी भी वक्त फट सकती हूँ। यह बेमतलब ही था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं एक साथ उसके अंदर इतनी सारी भावनाओं को जगा सकती हूँ। झुंझुलाहट, जुनून और सुरक्षा भाव। अगर मुझे वह गलतियों के लिए इस तरह से सजा देगा तो मैं 2 बार नहीं सोचूंगी फिर से वही गलती करने के लिए। हे भगवान, फिर से मैं शरारती तरीके से सोच रही हूँ। मैं उसका चेहरा देखी। वह पूरे तरीके से नष्ट हो चुका था। ऐसा लग रहा था मैं किसी भी वक्त दुनिया से गायब हो सकती थी। इसी सोच में वह झुंझलाहट में था कि वह सोच नहीं सकता था कि कोई मेरी जिंदगी ले लेता और मैं खुद को रोक कर नहीं रख सकती थी। हम दोनों एक साथ हाँफने लगे थे। खुशबू, अविनाश ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझसे वादा करो तुम दोबारा से ऐसी हिम्मत नहीं दिखाओगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और मुझे समझ आ रहा था वो क्या कहना चाहता था। मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। लाखों वर्षों में भी मैं तुम्हें छोड़कर जाने की सोच नहीं सकती। मैं नहीं करूंगी। उसके चेहरे को अपने हाथ से पकड़कर कहा। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। वो मेरी ओर देख रहा था। मैंने कहा, मैं वादा करती हूँ। कहानी अविनाश की जुबानी। जब मैं फुटपाथ से चल रहा था, अपने हाथों को खुशबू के हाथों के साथ जोड़ लिया था। वह हंस रही थी। जब मैं उसकी ओर देखा, मेरे चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आ गई। जब मैं
उसकी खुशी से भरा चेहरा देखा। आखिरकार 1 साल हो गया है जब मैं यहाँ पर हूँ। उसने सांस छोड़ी। इससे पहले कि एक गहरी सांस लेती, सुबह के सूरज की रोशनी उसके खूबसूरत चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी मुस्कुराहट और चमकदार हो गई थी और मेरे दिल में ऊष्मा थी। और हमारे आसपास वह शहर था जहाँ से सब शुरू हुआ था, मेरा होम टाउन न्यूयॉर्क। हम मैनहट्टन के पूर्वी दिशा में घूम रहे थे। हमने अभी अभी अपने पेरेंट्स के घर पर ब्रेकफास्ट किया। वे सच में खुश थे उसे देखकर, और हम फिर आज रात उनके साथ डिनर करेंगे। वह रुकी, जिससे मुझे भी रुकने पर मजबूर की। लोग आसपास से घूर रहे थे, हमें सपनों की दृष्टि से देख रहे थे, जैसे कि हम किसी तरह के सेलिब्रिटी कपल है। वह मुझे एक मतलबी मुस्कान दी, जिससे मैं अपनी भौं ऊंची की। इतनी खुश हो, मैं मुस्कुराया। इससे पहले कि उसके हाथ अपने हाथों में लेता, उसने सर हिलाया। एक आंसू की बूंद उसके आंख के कोने से गिरी और मेरे सांस गले में अटक गई। हाँ, आखिरकार मैं अपने माँ से मिलूंगी, उसने फुसफुसाया। उसने पहले ही कहा था कि वह अपने माँ के कब्र में जाना चाहती है, और अब वह कर सकती है, जबकि वह आखिरकार न्यूयॉर्क में है। फिर भी मैंने अपनी त्योरी चढ़ाई। यह पक्का खुशी के आंसू है या नहीं है, पर वह इतनी उदास क्यों नजर आ रही है? खुशबू, मैं पूछा, उसके आंसुओं को उसके गाल से पोंछते हुए। मैं हमेशा बेवकूफ लगता हूँ जब भी उसे रोते हुए देखता हूँ। उसकी आसमानी आंखें मेरी आंखों को देख रही थी, और ज्यादा आंसू उसकी आंखों से गिरने लगी थी, और मैं अपने गले की गांठ निगलने लगा। हे भगवान, इतनी चोट मुझे क्यों पहुंचती है जब भी मैं उसे उदास देखता हूँ? इसका मतलब है वह मरकर आखिरकार अपनी माँ से मिलेगी। एक आदमी की आवाज मेरे कानों में गूंजी, जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसकी आवाज गहरी और ठंडी और जहर से भरी हुई थी। एक आवाज जिसे मैंने पहले कभी नहीं सुना था, एक अपरिचित की आवाज। मेरा दिल इतनी जंगली तरीके से सीने में धड़क रहा था कि लग रहा था किसी भी वक्त फटकर बाहर निकल आएगा। यह किसी तरीके का घिनौना ख्याल है, यह किस तरीके का बकवास है? खुशबू की आवाज अब रोने में बदल गई। वह नीचे अपने पैरों को देखने लगी। मैंने अपना सर घुमाया ताकि उस अनजान शख्स को देख सकूं, लेकिन और भी अनोखी चीजें होने लगी। अचानक से और चमकदार सुबह नहीं रही, घना बादल छाने लगा और काफी तेज बारिश होने लगी। शहर में एक झटके में अंधेरा हो गया। जब मैं अपना सिर फिर से घुमाया, खुशबू गायब हो गई थी। यह क्या चक्कर है? मैं अभी चुपचाप खड़ा रहा, समझने की कोशिश करने लगा कि हो क्या रहा है। सांस लेने में तकलीफ होने लगी। हर एक बीतते सेकंड के साथ ठंड बढ़ने लगी। बारिश मुझे पूरी तरीके से भिगो चुकी थी। मेरा शर्ट गीला हो गया था और मेरा जैकेट भी, और मेरी त्वचा के साथ चिपक गया। शहर में अंधेरा फैलने लगा था तब तक जब तक मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा था। यह पूरा गहरा काला था जो आंखों को चुभ रहा था। मैं खुद को अंधा समझने लगा। जब एक कदम बढ़ाया, मैं खो गया था। मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा। जब खुशबू मेरे नजरों के सामने नहीं थी, मेरी चिंताएं बढ़ने लगी। मैं पागल हो रहा था, खासकर तब जब एक अजनबी से ऐसे शब्द सुने थे, एक बार पता चल जाए वह कौन था, उसे मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। खुशबू, मैं चिल्लाया और पाया कि मेरा खुद की आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। तभी अचानक से मेरे सामने एक दरवाजा नजर आया। मैंने त्योरी चढ़ाई और उसके सामने जाने लगा, और ठीक उसके सामने आकर रुका। सोचने लगा, यह मुझे कहाँ लेकर जाएगा? यहाँ खड़े रहने से कोई लाभ नहीं, यहाँ खड़े रहना व्यर्थ है। यह सोचकर मैंने फैसला किया कि मैं अंदर जाऊंगा। दरवाजे को धक्का मारा। दरवाजा खोलने की करकराहट काफी परेशान करने वाली थी। यह दर्द भरी धीमी गति से खुल रही थी कि मेरे गर्दन के बाल खड़े हो गए। ठंडी हवा मेरे चेहरे पर आकर टकराई। मैं सोच रहा था कि मैं इसे जारी रखना चाहता हूँ, पर मैंने किया। मैंने अपने कदम अंदर रखे। दूसरे साइड इतना ज्यादा चुभने वाला काला नहीं था, लेकिन फिर भी अंधेरा था। मैंने चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाने लगा। कोई पुराना गोदाम है, काफी मिट्टी थी। मैं और अंदर चलने लगा। रुका जब मेरी नजर में कुछ आया। सामने ठंडी सीमेंट पर पड़ी हुई थी खुशबू। वह बेहोश थी। मेरा दिल धड़कने लगा, और जितना मैं उसके नजदीक जा रहा था, मेरे अंदर डर उतना समाता जा रहा था। नहीं नहीं नहीं, जिस समय मैं उसके करीब आया, मेरा शरीर कांप रहे थे। खुशबू खून के पूल में लेटी हुई थी। मैं उसके पास जाकर झुका। मेरी आंखें सदमे में बड़ी बड़ी हो गई। किसी ने इसका गला काट दिया था और वह खून वहीं पर निकल कर आ रहा था। नहीं, मैं चिल्लाया। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैं उसे छुआ। खुशबू, मैं चिल्लाया। उसके शरीर को अपने सीने के पास लाया। नहीं प्लीज, मैं घुटने लगा।
वह मेरे बाहों में ऐसे ही बेसुध पड़ी थी, बेजान। मैं अपने सर को पागलों की तरह हिलाने लगा, महसूस करने लगा मेरा शरीर सुन्न पड़ रहा था। मेरा दिल ऐसे लग रहा था उसमें हजारों छुरियां घोंपी गई हो। मेरे हाथों में उसके खून के धब्बे लगे थे और मेरी दुनिया मेरे सामने टूट रही थी। मैं मौत को महसूस किया जो कि मेरे इतने करीब थी, मेरे पास आ रही थी। यह बेहतर होगा कि मैं मर जाऊं, उसे इस तरह से देखने की जगह पर नहीं। मैं अपने बेड पर उठकर बैठा। अपने हेडबोर्ड के सहारे से मेरा सीना जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। मैं ऐसे हाँप रहा था जैसे अभी मैराथन दौड़ कर आया हूँ। मेरे दिल में नरक जैसा दर्द हो रहा था। मैंने अपने कांपते हुए हाथों को देखा जिसमें कोई खून नहीं था। क्या मैं सपना देख रहा था? बेबी क्या हुआ? खुशबू की आवाज काफी चिंता के साथ मेरे कानों में गूंजी कि तभी मैं अपने सपने से वापस आया। मैं अपना सर उसकी ओर घुमाया, देखा वो काफी चिंता के साथ मुझे देख रही थी। वह मेरे बगल में सोई थी मेरे बिस्तर पर। हम दोनों ही टॉपलेस थे और कंबल से हमारा निचला हिस्सा ढका हुआ था। फिर मुझे याद आया जो आखिरी चीज हमने की थी, हम एक दूसरे के साथ सो गए थे। शुक्र है भगवान का। मैं उसे अपने करीब खींचकर अपने बाहों में ले लिया। मेरा सीना उससे टकराया। मैंने उसे काफी सुरक्षित तरीके से पकड़ा। मैं उसकी त्वचा को महसूस कर सकता था। सांस बिल्कुल ठीक चल रही थी। मैं उसकी मीठी खुशबू को सूंघ सकता था। वह जिंदा थी। यह एक दुष्स्वप्न था। विनाश, यह सिर्फ एक बुरा सपना था, कहकर मैं वापस से बिस्तर पर लेट गया। उसे अभी हक किया था। उसने चैन की सांस छोड़ी, उंगलियों से मेरे गालों को सहला रही थी, मुझे प्यार से देख रही थी। उसने मेरे होठों पर नर्म किस किया और फिर मेरे गालों को और मेरे माथे को। तुम ठीक हो? यह बस एक बुरा सपना था। मेरी पकड़ उस पर मजबूत हो गई। यह सपना बिल्कुल ही सच लग रहा था। मेरे दुस्वप्न से काफी ज्यादा भयानक था क्योंकि इस बार मैं इस वाक्य को पूरा भी नहीं कर पा रहा था। खुशबू ने देखा कि मेरा टेंशन पूरी तरीके से गया नहीं है, इसलिए उसने भी मुझे काफी कसकर पकड़ लिया। मुझे नहीं पता तुम क्या सपना देख रहे थे, पर सच नहीं था अविनाश, वह फुसफुसाई मुझे शांत करने के लिए। मुझे पता है, मैंने कहा, अब फर्क नहीं पड़ता जब तुम मेरे पास हो। मेरी आवाज में दर्द था जिससे वह मेरी ओर चिंता के साथ देखी। अविनाश, ऐसा क्या था जो तुम अपने सपने में देखे थे? वह गूंजी। मैं उसका जवाब नहीं दिया क्योंकि यह मेरे लिए काफी दर्दनाक था उसे जवाब देना। मुझे लगता है इसका उससे लेना देना था उस गली में जो आज हुआ था। यह बस, मैं झुंझलाहट के साथ सांस छोड़ी। यह चिंता कि तुम खतरे में हो मेरा पीछा करती है। हाँ, यही मामला होगा। क्या यह किसी तरह की चेतावनी हो सकती है? नहीं, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। खुशबू का चेहरा नरम हो गया। उसके होठों पर एक मीठी मुस्कान आ गई। मैं यहाँ हूँ अविनाश, तुम्हारी बाहों में, बिल्कुल सुरक्षित। उसने चिढ़ाया, माहौल को हल्का करने की कोशिश की। मुझे माफ करना जो पहले हुआ था, मैं अगली बार से सावधान रहूंगी। उसने भरोसा दिलाया। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। बस उस हादसे के बारे में दोबारा मत सोचो, ठीक है? उसने कहा, कुछ और सोचो। यह बताओ कि पहले ऑफिस में क्या हुआ था? तुम सुबह जॉर्ज से मिले थे, कोई खबर? यह बातचीत को दूसरी दिशा में ले जाने लगी और मैं उसके साथ खेलने का सोचा। मैंने कहा, हाँ, मुझे लगता है जॉर्ज हमें इंटर्नशिप में काफी अच्छे मार्क्स देगा। उसके मुंह से आवाज निकली। क्या सच में? उसकी आवाज में उत्सुकता थी। अपनी खुशी को छुपा नहीं सकी। हाँ, मैंने कहा, उसके चमकदार आंखों को ताकते हुए। वह कान से कान तक मुस्कुराने लगी। फिर उसके भाव बदले लगे, उदास हो गई। यकीन नहीं आ रहा था हम इंटर्नशिप के आखिर तक पहुंच गए हैं। 6 महीना। हाँ, मैंने कहा, सच में 6 महीने बीत गए थे। इस दौरान काफी सारी चीज घटी थी और मैं उसका आभारी हूँ। मैंने गौर फरमाया कि उसके होठों पर अब भी एक पाउट थी, तो मैं भी उसके चिबुक को उठाया ताकि वह मुझे देखे। बस और 1.5 साल बचे हुए हैं हमारे ग्रेजुएशन पूरा करने को। बॉस्टन और टेक्सास के बीच की दूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हम इस पर काम कर सकते हैं। यह कहना आसान है, पर मेरा दिल अभी अस्थिर था। चलो, कम से कम वह गधा जेम्स तो जेल में है इस दौरान। खुशबू फिलहाल यहाँ पर सेफ है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उसके लिए बॉडीगार्ड नहीं रखूंगा। यह बहुत ही पागलपन है, लेकिन मुझे पता है कि उसे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी और मैं यह मानता हूँ कि यह दूरी मुझ पर अत्याचार करेगी, भले ही 1.5 साल ही क्यों ना हो। जब तक हम अपना कॉलेज खत्म करेंगे, भले ही मुझे नर्क जैसा क्यों ना महसूस हो, पर कम ऑन, क्रिस मुझ पर हंसेगा। बॉस्टन और टेक्सास का दूरी इतना भी नहीं है जितना कि बॉस्टन और पर्थ ऑस्ट्रेलिया का है। यहाँ तक कि महीने में मैं 2 बार उससे मिलने आ सकूंगा या उससे भी ज्यादा। हमारे शेड्यूल पर डिपेंड करता है। मैं बस थोड़ी सी उदास हूँ, खुशबू ने कहा।
और मैं अपने इंटर्नशिप पीरियड में बहुत कुछ सीखा है, तुम्हें पता है। हमारे पास एक और ड्यूटी है इंटर्नशिप पीरियड खत्म करने से पहले, मैंने कहा, जिससे वो आश्चर्य होकर मुझे देखने लगी। हमारा पहला और आखिरी बिजनेस मीटिंग जो जॉर्ज ने हमें असाइन किया है, जो हमें निगोशिएशन मीटिंग अटेंड करने के लिए न्यूयॉर्क जाना होगा अगले हफ्ते। अचानक से मुझे भयानक महसूस होने लगा जब मैं यह शहर का नाम उसे कहा। न्यूयॉर्क नहीं, यह बस एक संयोग मात्र होगा जो जेम्स के साथ गली में हुआ था। इस वजह से दुष्स्वप्न आए थे और सच का मेरे सपने से कोई वास्ता नहीं है। यह एक चेतावनी नहीं है, मैं खुद को बार बार कह रहा था। चकित होकर खुशबू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसके चेहरे पर कई सारे मिश्रित भाव पैदा होने लगे। मैंने उसके बालों का गुच्छा उसके कान के पीछे किया। क्या तुम डरी हुई हो, मैंने पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। शिट, मैं डरा हुआ हूँ इस दुष्स्वप्न की वजह से। वह इनकार में सर हिलाई, मेरे हाथों को पकड़कर उंगलियों को चूमा। अब नहीं, वह मुस्कुराई। मैं अपने डर से और भाग नहीं सकती और साथ ही मैं खुश हूँ कि मैं अपने माँ से मिलने वाली हूँ। उसके मुंह से एक हल्की सी सांस निकली। ऐसा लगा मेरा दिल रुक गया। ठीक उसी तरह का वाक्य उसके मुंह से सुनकर मैं कुछ नहीं कर सका। उसे और करीब खींचा। मैंने उसके बालों को चूमा और अपने आप को याद दिलाने लगा, न्यूयॉर्क में कुछ बुरा नहीं होगा। नहीं, कोई मौका नहीं है। दोस्तों, अविनाश के इस सपने का क्या मतलब था? क्या कोई खतरा न्यूयॉर्क में उसका इंतजार कर रहा है? आपने अविनाश की बहन मोनिका और क्रिश की सीरीज जो मैंने पहले ही पोस्ट कर दी है उसे सुना होगा। क्या फिर से क्रिश और मोनिका इस कहानी में वापस आएंगे? सारे सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में आपको मिलेंगे। मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।